पिछले दिनों एक बहुत अफसोसनाक खबर सामने आई। पता चला कि एक खातून ने अपनी 3 बच्चियों समेत खुद भी जहर खा लिया, बच्चियों को भी जहर दे दिया। 2 बच्चियां चल बसी, खातून बच गई। और अगले दिन अखबारों में, चैनल्स पे एक ही खबर नशर हुई, मामता मर गई और माँ बच गई। बस ये एक सनसनीखेज सुर्खी थी। किसी ने नहीं सोचा कि उस औरत ने कितने जहनी दबाव में आकर ऐसा कदम उठाया होगा। किसी ने नहीं सोचा कि शायद वो औरत किसी जहनी बीमारी की मरीज है। नहीं, हमारी आगाही इन मामलों में इतनी कम है कि हम जहनी अमराज को, चाहे वो घबराहट हो या डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या सिस्टोफ्रेनिया हो, इन तमाम चीज़ों को हम पागलपन कह के डिसमिस कर देते हैं। और वो जो मरीज होता है उस पे पागल का इल्ज़ाम लगा के दरवाज़ा बंद कर देते हैं। वी डोंट वांट टू हियर अबाउट इट एनी मोर। किसी और बीमारी में मुब्तला हो कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हम उसकी तीमारदारी करेंगे, उसको मिलने जाएंगे, उस पर पैसा खर्चेंगे। लेकिन जो शख्स हमारे दायरे में जहनी मरीज हो उसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में किसी न किसी जहनी बीमारी के मरीज हैं। आज हम इसी मौजू पे बात करना चाहेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं 2 बहुत नामवर शख्सियात साइकेट्री में, जिनका बड़ा नाम है, उन्होंने बड़े काम किए हैं। इनसे मिलते हैं। डॉक्टर नुसरत हबीब राना, वेलकम टू द शो, एंड डॉक्टर मोहम्मद मुजतबा। डॉक्टर साहिबान, आपसे बात करने से पहले और ऑडियंस को इंक्लूड करने से पहले हम एक पैकेज देखना चाहेंगे, उसके बाद बातचीत करेंगे। पाकिस्तान में ज़हनी मरीजों में 15 से 20% डिप्रेशन, 20 से 30% इस्तराब, 2% मिर्गी और 1% शिज़ोफ्रीनिया में मुब्तला है, जबकि 40 लाख नौजवान नशे का शिकार हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक लोगों की अक्सरियत अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से दोचार है। डॉक्टर्स का कहना है कि ज़हनी अमराज दिमाग में कीमियाई तब्दीलियों के बाइस पैदा होते हैं और सोचने समझने की सलाहियतों को बुरी तरह मुतासर करते हैं। लोगों का कहना है कि कारोबार में नाकामी, बेरोजगारी, सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी ने उन्हें ज़हनी मरीज बना दिया है और वो हर वक्त अनजाने खौफ में मुब्तला रहते हैं और अक्सर औकात खुदकुशी की भी कोशिश करते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो रहे हूँ। भाई बहनों के साथ दिल करता वो याद आते हैं कि ऐसे काम नहीं करने थे जो उनसे दूर रहा हूँ। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज़हनी अमराज काबिल इलाज हैं, ताहम हुकूमती सतह पर इन बीमारियों से मुतल्लिक अवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत है। मैं आज से 3 साल पहले इधर आया हूँ। मेरी याददाश्त खो गई थी तो मुझे मेरे भाई इधर ले आए। इधर मैंने इलाज करवाया है। मैं काफ़ी बेहतर हूँ। किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाइफ ने तो मुझे छोड़ दिया है इसी मसले में। इसका अब दिमाग ख़राब हो गया है तो अब ये ठीक नहीं होगा। उन्होंने डिवोर्स ले ली है। एक मेरा बेटा है, वो अपनी वालदा के पास है। मुजतबा, अगर आप इजाज़त दें तो पहले आपसे शुरू करें और आपसे ये पूछें कि कितनी आम है जहनी बीमारी। आपने जब शुरू किया तो आपने बहुत अच्छा आसान अल्फाज में लोगों को बता दिया कि इस वक्त इस मौके पे पाकिस्तान में 2 से 2.5 करोड़ आवाम साइकियाट्रिक इलनेसेस का शिकार है। हमारा मसला इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के है। ये जो रिसर्च हुई थी जिसकी आप कोच कर रही हैं, ये WHO की, उन्होंने देखा कि इस मौके पे एट दिस पॉइंट इन टाइम इतने लोग बीमार हैं। साइकियाट्री का प्रॉब्लम ये है कि वो जब बीमार होते हैं तो वो बहुत लंबा अरसा बीमार रहते हैं। एज ए रिज़ल्ट बीमारी, जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं वो और ऐड होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। क्योंकि हमारी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो बीमारी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है जो कि टैप नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेसिव इलनेस जिसे हम कहते हैं, वो हर चौथे बंदे को है।
ये रिसर्च ये कहती है। जो कि दिल डूबा जाता है, दिल डूबा जाता है, उदासी परेशानी, है, उदासी, और बिल्कुल किसी चीज में दिल नहीं लगता, जिंदगी बेमकसद है। ये चौथा या पांचवा बंदा जो है ना, हर घर में पांचवा बंदा ये इससे सफर करता है। जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो 1% है, वो सारी दुनिया में तकरीबन यही है कि 1% है। अच्छा, यहाँ ज्यादा नहीं है? मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान में बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर बहुत ज्यादा है। बाइपोलर बहुत, अच्छा बाइपोलर ज्यादा क्यों है? हाँ। क्योंकि आपस में कजन मैरिजेस इतनी हुई हुई हैं, उसकी है प्रीडिस्पोजिशन के। एक हमारे यहाँ ये क्लैन मैरिजेस होती हैं, आपस में शादियां होती रहती हैं, राजपूत से करनी, शाहों ने शाहों से करनी, बीच में शादियां कर कर के फर्स्ट कजन मैरिजेस कर कर के उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ जाती है, या वो लो हो जाते हैं। हाँ, बढ़ती चली जाती है। असल में एक बात ये है ना कि एक तो साइकेट्रिक इलनेसेस है, बीमारियां हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलैरिटी है। ओवरऑल एक नेशन में के अंदर मेंटल हेल्थ का क्या हाल है, ये आप ज़्यादा जानती हैं कि मेंटल हेल्थ के जो फैक्टर्स हैं, कि आप दूसरों से रिलेट किस तरह करते हैं, एक इंसान पैदा हुआ है उसकी क्या अफादियत है, कितना वो रोल प्ले कर रहा है, कम्युनिटी में उसका क्या रोल है, सोसाइटी में क्या रोल है, नेशन में क्या रोल है, और वो किस मकसद के साथ आगे जा रहा है। ये सारे इंडिकेटर्स हैं मेंटल हेल्थ के जो हमारे यहाँ सारे कॉम्प्रोमाइज। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, आप कैसे देखते हैं एज अ डॉक्टर कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? फर्क कैसे पता चलता है? जब आपकी, जिस चीज को हम सब ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, जब आपकी काम करने की और आपकी लोगों से मिलने जुलने और फंक्शन करने की कैपेबिलिटीज बिल्कुल कम हो जाती हैं और उस बीमारी की वजह से, तो हम उसको कहते हैं कि देन इट हैज बिकम अ साइकियाट्रिक इलनेस व्हिच नीड्स टू बी इंटरवीन्ड अपॉन। नुसरत, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये मतलब इसमें क्या बड़ी बात है? आपको फ्लू होता है, आपको निमोनिया होता है, आपको मलेरिया होता है, आप उसके लिए तो डॉक्टर के पास भागे भागे चले जाते हैं। असल में बात ये है कि हमारी जो है ना नफ्सियात अभी तक इस खित्ता में, साउथ एशिया में अभी तक श्राइन्स में है, सुपरनेचुरल से नहीं निकली। इसको अभी तक साइंस नहीं समझा जाता। इसको ये नहीं समझा जाता कि बायोकेमिकल प्रॉब्लम है बॉडी में, जैसे डायबिटीज का है, तो शुगर के मरीज को क्या है, बायोकेमिकल मसला है, बायोकेमिकल मसला है। और ये स्किज़ोफ्रेनिया का भी बायोकेमिकल है, ये भी मेंटल इलनेस भी तो बायोकेमिकल, बिल्कुल बायोकेमिकल है, डिप्रेशन भी तो बायोकेमिकल। हाँ, लेकिन उसमें एक मसला है कि इंडिविजुअल, एक इंसान की बायोकेमिस्ट्री, उसका एनवायरनमेंट जो जिसमें वो रह रहा है, और उसकी अपब्रिंगिंग, तीनों मिल के जैसे हम कहते हैं बायो साइको सोशल, वो एक पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ इत्तेफाक से ये होता है कि बायो को तो बिल्कुल, साइकाइट्री तो बेचारी अभी तक मज़ारों पे है। तो डॉक्टर साहब, इतना बड़ा स्टिग्मा जो होता है, ये मेंटल इलनेस, ये एक जहनी बीमारी जो है, ये इतना बड़ा स्टिग्मा है, इतनी बड़ी किसी के ऊपर कालक लग जाती है, इसको कैसे डील करते हैं आप? हमारे 3 मसाइल हैं स्टिग्मा के लिहाज से। एक, हम खुद इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इंडिविजुअल लेवल पे पेशेंट के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि मैं एक साइकियाट्रिक पेशेंट बन चुका हूँ। अभी लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि डिप्रेशन की परसेंटेज साउथ एशिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है ये सारे खित्ते में। इस साउथ एशिया में इंडिया पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। WHO की रीसेंट रिपोर्ट इन 2014 उसमें रिलीज हुई। ब्रेक लेने से पहले इसकी वजह बता दें छोटी सी। क्यों हम करते ना, हम मानते नहीं, स्टिग्मा बहुत बड़ा है, हम मानते ही नहीं है। बढ़ते जा रहे हैं डिप्रेशन और वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं। वहां पे कम्युनिटी केयर इतनी अच्छी है कि वहां पे बहुत जल्दी ट्रीट हो जाते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले याद रहे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम में साउथ एशिया में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस खित्ते में डिप्रेशन यानी कि अफसुर्दगी, सैडनेस, एक बोझ महसूस करना, रोते रहना, ये हम में सबसे ज़्यादा है दुनिया में। और क्योंकि हम मानते ही नहीं कि ये एक बीमारी है, हम पहचानते ही नहीं कि ये बंदा मरीज है। लेट्स टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस, वील बी बैक। Welcome back from the break. Let's start with the audience. आप लोग बताइए कि आप किसी को जानते हैं या खुद महसूस करते हैं कि आप अफसुर्दा हैं, या हो सकता है कि आपको डिप्रेशन है, या किसी को जानते हैं जिसको डिप्रेशन है? अगर है तो ए दबाइए और अगर नहीं है तो बी दबाइए। और हमारे पास एक बहुत दलेर खातून और सच्ची खातून है हमारी ऑडियंस में, जिन्होंने मुझसे पहले बात की प्रोग्राम से और कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे भी डिप्रेशन रहा है, और उन्होंने ट्रीटमेंट भी हासिल की है, और इसमें कोई अजूबा नहीं, कोई बुरी बात नहीं। होता है, बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन भी एक बीमारी है, बाकी बीमारियों का भी हल है माशाल्लाह, और डिप्रेशन का भी इलाज है। इनसे मिलते हैं। जी
मेरा नाम आबदा है। आबिदा, बताइए। मेरे ना शुरू में सर में दर्द होती थी और पट्टों में खिंचाव आ जाता था। तो ऐसे होता था कि बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैं जब रोती थी ना तो मेरे हाथ पाँव मुड़ जाते थे। हाथ पाँव मुड़ जाते? हाँ जी। अच्छा। उसका मैं हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लेके खाई तो थोड़ा मुझे फ़र्क महसूस हुआ, लेकिन उसको खाने से मुझे नींद बहुत आती थी, मैं सोई रहती थी, तो वो मैं नहीं कर सकी, फिर मैंने छोड़ दी। तो आजकल मेरा ये आधा हिस्सा पूरा सुन्न हो जाता है। अच्छा। तो अब मैंने किसी हकीम से मेडिसिन ली है तो वो खा रही हूँ, लेकिन कुछ बेहतर। इलाज किस तरह किया? सिर्फ दवाइयाँ दे के बस किया? दवाइयाँ देते हैं, सही तरह से चेक भी नहीं करते और लंबी लाइनें लगी होती हैं, इसलिए मैं ज्यादा। आपको अफसुर्दगी महसूस होती है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसा लगता था जैसे बस अकेली बैठ के रोती रहूं, कोई पास ना हो। और किसी चीज में दिल नहीं लगता। जब मैं ज्यादा शिद्दत से रोती थी ना तो मेरे हाथ पाँव मुड़ जाते थे। ठीक है आबिदा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। और ये उसी तरह ही है जिस तरह किसी को कोई और तकलीफ हो, मलेरिया हो जाता है वगैरह, तो इसमें देखें कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने हमारे से ये बात शेयर की। और यानी कि जिसे कहते हैं कि अपने आप को खुली किताब की तरह पेश किया, ये सबसे बड़ा कदम यही होता है। आपको किसी ने किसी पीर फकीर के पास तो नहीं लेके गया? पीर फकीर के पास नहीं। शुक्र है। डॉक्टर मुश्तबा, मुझे तो जो थोड़ी बहुत रिसर्च हमने की इस प्रोग्राम के लिए, जाहिर यही हुआ कि सबसे पहले लोगों का और ज्यादातर अक्सरियत का, मैं जो ऊंचा पढ़ा लिखा तबका उसकी बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ अक्सरियत लोगों की जो है वो ये महसूस करते ही हुए कि शायद पागल है, वो फौरन पीर फकीर से रुजू कर लेते हैं। नहीं, वो पागल के रेफरेंस से नहीं करते, वो कहते ये है कि जादू हो गया, हाँ, साया हो गया। हाँ। एक रिसर्च हुई थी यहीं पाकिस्तान में, डॉक्टर मुनीर ने की थी, वंडरफुल रिसर्च। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट्स कहीं से घूम घुमा के उन तक पहुंच जाते थे, वो सबसे पहले कहाँ जाते थे? डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास आते थे या फिजिशियन के पास जाते थे। इट टर्न्ड आउट कि 62% ऑफ दैट पॉपुलेशन फर्स्ट वेंट टू अ पीर और अ स्पिरिचुअल हीलर। आपकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, इतनी कम है साइकियाट्रिक इलनेसेस के बारे में कि 62% लोग पहले किसी पीर फकीर के पास गए और वहां से जब वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, मायूस होके फिर डॉक्टर के पास गए, फिर उसके बाद फिजिशियन के पास और घूम घुमा के साइकियाट्रिस्ट के पास। अच्छा, उनका तरीका वारदात के बारे में बात करेंगे, पीर फकीरों के बारे में, लेकिन पहले आपको बताते चलें कि 74% हमारी ऑडियंस ने कहा है कि उनको किसी ना किसी के बारे में, अपने हलके में, अपने ख़ानदान में या अपने बारे में ये अंदेशा है कि वो जहनी मरीज़ हैं। और 26% ने कहा है कि नहीं, वो नहीं जानते कि ऐसे किसी इंसान को। तरीका वारदात क्या होता है मुश्तबा? आमतौर पे जो सबसे आसान होता है वो ये होता है कि इनके ऊपर साया हो गए, जादू कर दिया गया, जादू के लिए ये चीज़ें चाहिए और हम इनको ये दम दरूद और ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। और कुछ लोग हदिया लेते हैं, कुछ लोग चीज़ें ले लेते हैं, व्हाटएवर जो भी है। इन द एंड आपको कुछ चीज़ समझनी है कि बहुत सारे लोग बहुत अरसा, इतना अरसा डिप्रेशन और उसमें इन्हीं के पास जाते रहते हैं कि इन द एंड डिप्रेशन ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाता है। कुछ लोगों में इलनेस है 6 से 8 महीने, साल, 2 साल रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आ जाती है, इस तरह होता है। सो डिप्रेशन वाला जो मरीज़ है वो इतनी दफ़ा 2-2 साल, 3-3 साल चले जाते हैं पीर फकीर मुख्तलिफ लोगों के पास कि इवेंचुअली जब वो ठीक हो जाते हैं, वो एट्रीब्यूट इसको ये कर देते हैं कि फ़लाँ पीर साहब से हम ठीक हुए थे। नहीं, ठीक असल में होते हैं हिस्टेरिकल पेशेंट, हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन ठीक होता है, डिप्रेशन नहीं ठीक होता। हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन का मतलब ये है कि एक लड़की बच्ची है, वो पढ़ना चाहती है लेकिन घर वाले कह रहे हैं नहीं शादी करो, या ये कि उसकी ज़बरदस्ती या प्लान करके फैमिली शादी कर रही है, वो नहीं करना चाह रही, तो इस तरह की उसकी क्रॉस रोड पे आ गई है। ख़ास तौर पे ये जब 20 से 25 साल की उम्र होती है, जब बीए तो करा ही लेते हैं आजकल, उसके बाद जब आगे जाने का मसला होता है ना, लाइफ के बारे में उसने फैसला करना, उसमें आके ज़बरदस्ती बाप ने कर दी, माँ ने कर दी, फैमिली ने कर दी, तो उसको हिस्टेरिकल कन्वर्जन रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, या वो बोल नहीं सकती, या वो चल नहीं सकती, या उसको हाल पड़ते हैं, या आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ दफ़ा होता ही है कि ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि पेशेंट वाकई मुख्तलिफ आवाज़ निकाल के बोल रहा है।
अब क्या होगा, अब सारी फैमिली उसकी बात मानना शुरू हो जाएगी। अब वो जो कहेगी वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वो शादी की भी उसकी रुक जाएगी, डिले हो जाएगी, उसको पढ़ाई का भी अच्छा चले कुछ कर देते हैं, पढ़ा लेते हैं, तो ये सारी एक्सप्रेशन इस तरह के होते हैं। ये जब पीरों के पास जाते हैं ना, तो पीर इनके जिन इसलिए निकाल देते हैं कि वो बाद दफ़ा ठीक हो जाती है, क्योंकि ये टेम्पररी छोटी फेज होती है ना। साथ वो कहते हैं जी जिन हमने निकाल दिए, ये तावीज़ पी लो, लेकिन साथ ये कि अभी इसकी शादी रोक दे, तो वो मसला हल हो गया। मसला हल हो गया तो फिर वो ठीक हो गई। लेकिन अगर डिप्रेसिव इलनेस डायग्नोज्ड हो, वो ठीक नहीं होता। वो तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, उनके तो कोई हाल नहीं होता। या फिर ये कि उनकी शादियां टूट जाती। आगाही के अलावा डॉक्टर साहिबा क्या इलाज है? मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि पीरों फकीरों पे भी कोई कदगन होना चाहिए, कोई पाबंदी होनी चाहिए। जैसे इतना कुछ होता है, अब पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त सड़कें भी बन रही हैं, हॉस्पिटल में भी बहुत, ऑरेंज ट्रेन भी बन रही है, ऑरेंज ट्रेन भी बन रही है, तो शादी राहदारी भी बन रही है। हाँ, और अब देखिए ना, दीवारों पे जगह जगह लिखा हुआ कामल पीर बैठा है। हाँ। वो आपके सारे मसले हल कर देगा। तो क्यों नहीं इन पे पाबंदी लगाई जाती? क्यों इनके ऊपर कोई लॉ ऐसा हो जो इनको पकड़े, ने पूछे भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मुश्तबा बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर नुसरत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों ने इस पे बड़ी लाइट शाइन की है और बताया इन्होंने यही है कि आगाही जो है वो चाबी है इस जहनी अमराज का जो मसला है इसको सॉल्व करने की। स्टे विद अस, विल बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस हिस्से में हम बात करेंगे डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा साहब से, जो MS फाउंटेन हाउस हैं, और फाउंटेन हाउस एक जहनी अमराज के क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए एक इदारा है, और डॉक्टर सबा शबीर शेख जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आप लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन पहले एक पैकेज देख लें। ये है लाहौर का फाउंटेन हाउस और ये है इसके बासी। इनमें कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो औलाद की बदसलूकी और ज़माने के दुखों पर ज़हनी मरीज बन गई और फिर अपनों ने उसे घर से निकाल कर इस इदारे में भिजवा दिया। यहाँ इनके खुराक और आराम का तो पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन अपनों की बेरुखी ऐसा दुख है जो एक पल चैन नहीं लेने देता। हर वक्त हर लम्हा याद आती है और हर सबक सिखाती है और तरबियत करती है। माँ हर बच्चे के लिए लाजमी जोज है। भाई बाहर उनकी शादी हुई, भाभी हमारी ले गई, अम्मी की डेट ऐसी होगी, भाई के इंतजार करके उन्होंने कोई खुशियाँ नहीं देखी। माँ की अजमत से किसी को इनकार नहीं, लेकिन अफसोस है उस औलाद पर कि जिसे माँ दुख झील कर पालती है, लेकिन वो जवान होकर उस अजीम वजूद की खिदमत से भी कासर रहते हैं। बच्ची भी मेरे जी जवान है, एक बच्चा है, 6 बच्चियां, एक बेवा हो गई, एक जिनी टाइम से नैसरा हो गई, बार पास जाती फिर मारते पड़ते रहे, फिर मेरे दिल को सुनता है, बड़ा मारते थे जो बार पास दी है ना, फाड़ के ले वो बार पास नहीं आती। अभी बस मेरे मथा मेरा इथों मेरा सेठ मेरे ना तंग को थोड़ी ये जिकाती है 8 साल हो गए तो आईफोन है। डॉक्टर साहब, ये कुछ फाउंटेन हाउस के क्लिप्स भी थे, इनको देख के तकलीफ हुई, बड़ा रोना आया। ख़वातीन आमतौर पे जहनी अमराज का जो इनके अंदर जो प्रेवलेंस है ज़्यादा, वो किस वजूहात की बिना पे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। ख़वातीन हमारा माशरा रिफ्लेक्ट करता है सारी बातों। जो माशरा हमारा जैसा उनके साथ बिहेव करता है वही रिफ्लेक्ट होता है साइकेट्रिक इलनेसेस के अंदर, जो औरतों के साथ सलूक होता है, और जो रवैया हमारे माशरे का है हमारी माओ बहनों के साथ, वही कन्वर्ट हो जाता है साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ। जब उनको सेकंड ग्रेड का सिटीज़न समझते हैं तो नेचुरली उनकी तालीम और तरबियत पे, उनकी सेहत पे, उनके खाने पीने पे भी कोई उन्हीं पे इन्वेस्टमेंट है। बेटे को अंडा मिलता है, बेटी को नहीं मिलता अंडा। बेटे को बोटी मिलती है, बेटी को नहीं बिल्कुल नहीं आता, उसकी बारी नहीं आती। मैं रोज़ अपने अस्पताल में ये चीज़ देखता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी बेटी नहीं है। उस दौर में दफना दी जाती थी, आज भी पैदा होने पे बाप देखने नहीं जाता और अफसोस होता है। जी मैं आपको बताऊँ, हमारी एक रिसर्च थी जो मैं शेयर करूँगा ज़रूर आपसे। प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी साहब ने इसको रिसर्च की थी, गंगाराम हॉस्पिटल जो गायनी का हॉस्पिटल है, कि चौथी बेटी के पैदा होने पे कितने बाप उसको मिलने के लिए गए। आप सुन के हैरान होंगी कि 40% बाप सिर्फ मिलने के लिए गए, 60% गए ही नहीं।
अक्सरियत उसको देखने के लिए नहीं गए कि हमारी बेटी पैदा हुई है। तो ये माशरा है। तो जब ये माशरा है तो वो माशरा कैसे हमारे, अच्छा फिर हमारी प्रायोरिटी नहीं है सेहत, हमारी प्रायोरिटी नहीं है तालीम। अच्छा जब सेहत प्रायोरिटी नहीं है तो साइकेट्रिक इलनेस तो फिर बहुत दूर प्रायोरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल एक नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द हेल्थ। डॉक्टर साहब इससे याद आया जब आपने बताया कि जी चौथी बेटी जब पैदा हुई, मेरा एक दही इलाके से भी ताल्लुक है, वहाँ मैं काम करती हूँ। एक इसी तरह एक गरीब किसान के घर चौथी बेटी पैदा हुई, उसका नाम उसने क्या रखा? अल्लाह माफी। अब जब एक बच्ची का नाम अल्लाह माफी रखा जाएगा कि मुझे माफ कर दे जी, कि मेरी इतनी बेटियां हुई हैं, मैं गुनाहगार हूं तो मेरे घर इतनी बेटियां हुई। जी हाँ बिल्कुल। अब यही अल्लाह माफी, उस बच्ची का बड़े होके क्या उसका नशोनुमा होगा, क्या उसका जहन होगा, क्या जहन होगा उसका जहन जैसे घर के सारे लोग देख रहे होते हैं, जो उसके साथ सलूक किया जाता है उसकी पैदाइश के वक्त में, जैसे बड़े भाई देख रहे होंगे या इर्द गिर्द के जो घर के माहौल में लोग देख रहे होंगे, वही बर्ताव उनका बड़े होते होते तक उस लड़की के साथ होगा। मैंने एक पेशेंट देखे थे और उनके घर में जो बेटी चौथी बेटी पैदा हुई थी और उनके बड़े 3 बेटे थे, और जो बड़े बेटे थे वो देख रहे थे कि जैसे जैसे बेटियां पैदा हो रही हैं बाप का रवैया कितना बुरा माँ के साथ होता जा रहा है और उन बच्चियों के साथ होता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये सीखा कि बहनें बहुत 2-2 साल की थी जब वो भाइयों ने उन्हें ज़बरदस्त किस्म का मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब बच्ची में स्पीच का मसला आया तो बाप ने कहा कि इसको ज़ोर ज़ोर से मारो, ये सही बोलना शुरू कर दे। हम बात करते हैं देखिए हमारे लिए तो रोल मॉडल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा इस बात को कोट करता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाई हलीमा आई तो उन्होंने चादर बिछा दी, लोगों ने पूछा ये कौन है, कहते मेरी माँ है। मेरी माँ है। आज हमारी माएँ फाउंटेन हाउस में एडमिट है। आप हैरान होंगी कि मेरे पास 100 से ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स हैं जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, और ये सब अच्छी फैमिलीज हैं और वो बिल्कुल अच्छी। गरीब की तो माँ घर में, गरीब अपनी गरीब की माँ घर में, गरीब की बीवी घर में, गरीब की बेटी घर में, अमीर की बेटी फाउंटेन हाउस में। यहाँ तक कि कुछ लोग छोड़ जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल में, फाउंटेन हाउस में, दारुल सुकून में, और पलट के वो बिल्कुल राब्ता नहीं करते। फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल राब्ता नहीं करते हैं, और मेल के लिए इसलिए करते हैं कि आ जाएगा कुछ कमा के देगा। बेटी को तो नहीं होता है कि ये कमा भी नहीं सकती है, आएगी एक बोझ भी होगा, फेंक दो। डॉक्टर इमरान साहब, ये जो फैमिली की तरफ से अबैंडनमेंट होती है कि यानी कि खानदान ने अपने हाथ धो दिए और फेंक दिया एक रिश्तेदार को, खातून को, माँ को या बहन को, उसके साथ फिर जो आप उनकी क्योर करना चाहते हैं या आप उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, उनके इलाज में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं पैदा होती क्योंकि उनको अबैंडनमेंट की भी बिल्कुल ये 100% दुरुस्त बात है। देखिए मैं बताऊँ, किसी भी साइकेट्री के पेशेंट या किसी और बीमारी के पेशेंट के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और वो 3 चीज़ों में एक फैमिली की कोऑपरेशन, दूसरा पेशेंट का होना, तीसरा प्रोफेशनल का होना, यानी एक ट्रायंगल है। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है वो है कि फैमिली वहाँ पे मौजूद नहीं होती, प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं, पेशेंट भी मौजूद है। अब उसको उसके रिहैबिलिटेशन में और उसकी सपोर्ट के लिए फैमिली की ज़रूरत है, फैमिली होती नहीं है। हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम दवाओं से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम थेरेपी से भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम और मुख्तलिफ उसकी एक्टिविटीज़ के लिए थ्रू उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब वो फैमिली की तरफ जाते हैं, फैमिली एब्सेंट है, तो वो ट्रीटमेंट फिर वहीं तक रुक जाती है और वहीं उसके प्रोग्नोसिस रुक जाती है और वो बेहतर नहीं होती और अल्टीमेटली वो यहाँ तक चली जाती है कि उसको ठीक होने की उम्मीद नहीं रहती। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि हमारे पास हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि वो जब बेहतर हो गए और उनकी फैमिली उनको लेके गई हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं कि अभी थोड़े दिनों पहले कश्मीर की एक पेशेंट हमारे पास थी और वो बहुत अच्छी फैमिली की थी, उसके पेरेंट्स कश्मीर के ज़लज़ले में उसका इंतकाल हो गया। हमारे पास वो इतनी ज़्यादा इल हो गई कि वो बेड से उठ नहीं सकती थी, यंग लड़की थी, उसने मास्टर्स किए हुए थे। हमने उसको घर भेजा है, जहाँ वो बेड से नहीं उतर सकती थी, वो घर के गेट से, पहाड़ के ऊपर घर था, वो पैदल चल के चली गई। यानी उसको इतना ज़बरदस्त अच्छी फीलिंग्स थी कि भाई मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। तो ये घर और ये जगह, इसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, और मोहब्बत, खानदान के मोहब्बत की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। एक और मैं बताता हूँ कि जो हमारे पास जो डिटोरिएशन हो रही है हमारे माशरे में, जबकि पाकिस्तान में बेतहाशा तरक्की के मौके, बेहतरीन मुल्क है, लेकिन जो फैमिली सिस्टम डिवाइड हो रहा है, फैमिली सिस्टम टूट रहा है, यहाँ पे बड़ों की इज्जत वो नहीं रह गई जो पहले, आज से 50 साल पहले थी। पहले घर का बड़ा एक होता था, उसकी बात सब मानते थे। अब जितने बड़े हैं घर में मौजूद, सब अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं। जब तक ये फैमिली सिस्टम रोका नहीं जाएगा, उस वक्त तक हमारे ट्रीटमेंट जो है ना वो बेहतर नहीं होगी। आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप खुद बताइए, आप में ख़वातीन भी हैं और बच्चों से तो ऑब्वियसली लड़कों से और मर्दों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपका क्या ख्याल है
कि आपके अपने घरों में, आपके अपनी फैमिलीज में खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक इस लेवल का होता है, या आप खुद करते हैं जिसके साथ आप समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? दिल खोल के जवाब दें, जहन खोल के जवाब दें। आप समझते हैं कि खवातीन के साथ नाइंसाफ़ी होती है अपने घरों में, अपने माशरे में? अगर समझते हैं कि होती है तो एक दबाइए, और अगर समझते हैं कि नहीं होती तो दो दबाइए, क्योंकि हमें पता है कि इन चीज़ों का जहनी अमराज के साथ ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है। तो हियर डॉक्टर साहब, वील टेक अ ब्रेक सबा एंड वील बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारी ऑडियंस ने कहा है, 32% ने कहा है कि हाँ, खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक होता है और इस वजह से शायद उनके साथ उनकी ये जो जहनी अमराज हैं ये भी पेश आते हैं। और 66% ने कहा है कि नहीं, खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होता। मेरा तो ख्याल है कि ये हकीकत से इनकारी है। डॉक्टर साहब, इज दिस डिनायल? हकीकत से इनकार है? जी बिल्कुल डिनायल है। सबा? जी बिल्कुल, ये अगर ये कहा जाए तो ये वाकई हकीकत को मानना नहीं चाहते और प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, हकीकत के इनकार कर रहे हैं उस चीज से। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर इसीलिए औरतों में ज्यादा हिस्टेरिया जिसे बोलते हैं कि वो जब वो शो करती हैं, चल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, क्योंकि जब उनका बात करने का वक्त होता है उनको या करने नहीं दी जाती, या वो जब करना चाहें तो वो कर नहीं पाती क्योंकि उनको इतना प्रेशराइज किया हुआ होता है। इससे भी हिस्टेरिया और कन्वर्जन डिसऑर्डर आने लगता है और फिर ऐसा ऐसा वो डिप्रेशन की तरफ जाता है। तो ये घुटन का जो माहौल है, घुटन के माहौल में बड़ी बहुत से इमराज पैदा होते हैं। इनमें से एक मंशियात की आदत भी होती है। तो घुटन की वजह से और तकलीफ़ों की वजह से, जहनी मजबूरियों की वजह से, अफसरदगी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से लोग, और डिप्रेशन की वजह से तो बहुत ख़ास तौर पे सुना है कि लोग मंशियात की तरफ चले जाते हैं। सबा, आपका क्या ख्याल है कि मंशियात की आदत जो है उसको भी एक जहनी मर्ज की तरह ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल, उसे ज़हनी मर्ज की तरह इससे ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि उसकी बेसिक्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं। जब उसको घर वाले ध्यान नहीं देते, उसकी बात नहीं सुनी जाती, उसकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही होती हैं, जब उसकी सारा कुछ तबाह हो रहा होता है, घर वाले कुछ नहीं पूछते। जैसे छोटे बच्चे से ही देख लें, आजकल आप देखें 12-13 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा है, 17 साल की उम्र तक वो शराबें भी उन्हें पता है, उन्हें चर्स का भी पता है, उन्हें हर तरह की मंशियात का पता है। अच्छा, मंशियात की आदी होना और मंशियात इस्तेमाल करना एक अलग चीज़ है। पहली बात तो है कि मंशियात का जो बंदा आदी हो जाता है उसको आपको बीमार समझना चाहिए। हमारा अलमिया ये है, हमारे इस माशरे का अलमिया ये है कि हम इसको बीमार नहीं समझते, हम समझते हैं कि एक आदत है। अच्छा, आदत का जो है ना वो इलाज, थेरेपी तो हो सकता है, ट्रीटमेंट उसका इस तरह नहीं हो सकता। अगर जब आप इसको समझेंगे कि ये बीमारी है तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे। और आप पहली चीज़ तो मंशियात की आदत के सतह देखें ना, नीचे जाके देखिए कि उसकी सतह में क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सतह में एक तो हमारा माशरा, दूसरा हमारे पीयर प्रेशर की वजह से होता है। दोस्तों में, ऐसे दोस्तों में बैठते हैं और इसमें बड़ा प्राउड फील करते हैं। अब तो थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हो गई ना, तो टीवी जो मीडिया है उसका बड़ा किरदार था इसमें, इसको बढ़ाने में, कि जी एक हेलीकॉप्टर पे एक बंदा लटका हुआ है और उसके हाथ में सिगरेट है, मुंह में लगी हुई, और एक तो बैन हो गई ऐसी चीज़ें। ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती, लेकिन लोग बड़ा प्राउड फील करते थे इन सब चीज़ों को। एक तो यंग जनरेशन को ये बड़ा इंस्पायर करता है। दूसरा, जब ये एडिक्शन में आ जाता है बंदा किसी नशे की वजह से, तो उसके बायो, साइको, सोशल, इकोनॉमिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ख़त्म हो जाती हैं। यानी इसकी ज़िंदगी के पांचों एस्पेक्ट जो हैं जिसको आप हेल्दी कहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। यानी सिर्फ और सिर्फ मंशियात लेना होता है, जो है ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, माशरती तौर पे, माशी तौर पे, माने पैसे के तौर पे, और उसकी जो रिलेशन है अल्लाह, उसके रसूल से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, वो ख़त्म हो जाती है। उसका एतमाद ख़त्म हो जाता है, तो अल्टीमेटली हिट बॉटम हो जाता है। उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख रुपए रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स हैं। 90 लाख रजिस्टर्ड ड्रग एडिक्ट्स। जी, जिसके बारे में ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है सब। जी, और उसके अलावा सारे लोग हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है। अच्छा, फिर हमारे माशरे में जो है ना बहुत सी चीज़ों को आप मंशियात कहते ही नहीं है। जैसे चाय को आप नहीं कहते एडिक्शन, आप सिगरेट को एडिक्शन नहीं कहते, आप नस्वार को खाने को एडिक्शन नहीं कहते, खाना भी एडिक्शन होता है। वो ओवर ईटिंग एक जबरदस्त किस्म की एडिक्शन है। हाँ बिल्कुल, खाते जा रहे हैं। गैम्बलिंग को हम एडिक्शन नहीं कहते, गैम्बलिंग को, जुए को एडिक्शन नहीं कहते। इसकी जो सबसे बड़ी एडिक्शन है, इसको एडिक्शन नहीं कहते। कुर्सी को तो एडिक्शन कहते ही हैं। तो ये एक कुर्सी है जिसको एडिक्शन कह लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन लोगों के सियासतदानों के बारे में तो हर चीज हलाल है, उनके बारे में तो आप बड़ी डिस्कशंस कर देते हैं। जिंदगी में भी वही चेंजेस होते हैं। एक और चीज मैंने देखी, मंशियात की तरफ वो लोग आते हैं ज्यादा जो मुआशरे में इंसाफ नहीं देख रहे होते। उन्हें लगता है कि जो भी चीज़ है सिर्फ उसको मिलेगी जो बड़ा बंदा होगा।
छोटे हैं तो ना जॉब मिल सकती है, ना एडमिशन अपनी जगह के मुताबिक मिल सकता है, मेरिट के मुताबिक कोई चीज़ नहीं है, घर में वैसे कोई पूछता नहीं है। जब इस तरह का नाइंसाफ माहौल होगा तो मंशियात बेसिकली उन्हें सुलाती है, उनकी फीलिंग्स को खत्म करती है। हमने ये भी देखा है सबा के बहुत से लोग हैं जिनके अंदर ये उदासी या डिप्रेशन पाई जाती है और फिर उसके बाद जाके मंशियात की आदत एक बढ़ जाती है। वो बचपन से ही एक डिप्रेशन के मरीज होते हैं, शायद इनहेरिटेड भी होती है। हमारे पास यहाँ एक मेहमान है ऑडियंस में, इनका नाम नेल्सन है। ये हमें बताएंगे कि इनके अपने खानदान में इन्होंने भी बड़ी दिलेरी की है डॉक्टर साहब और सबा कि इन्होंने आके खुल के बात करने का हामी भरी है। आप बताइए कि आपके घर में भी एक मरीज है, छोटा सा मरीज है जिसको प्रॉब्लम है। जी हमारे एक्चुअली फैमिली में मेरा कज़न है, उसको ही इज़ अराउंड अबाउट 15-16 years old बट ही इज़ किड फ्रॉम द माइंड। तो उनको ये प्रॉब्लम थी कि यानी कि ज़हन बचगाना है जी। अच्छा। तो अब लेकिन जब डॉक्टर्स ने शुरू से ही बोला था उनको कि इनको इस एक स्पेशल तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको घर वालों को इनको स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो आप इनको ये नहीं है कि आप इनको बिल्कुल नेग्लिजेक्ट करते हैं और इनसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ। तो बल्कि इनको एक ज़्यादा इन पे तवज्जो दें, इनको ज़्यादा इंटेंशन दें। अगर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी साफ शुरू से पहचान होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में, जब हम देख रहे होते हैं पेशेंट के जो अब नॉर्मल बच्चे हैं जो मेंटली रिटार्डेड है वो कभी आइडेंटिफाई होते ही नहीं है। माएँ उन्हें मार मार के कि ये दूसरे बच्चों जैसा नहीं है, खुद भी वो डिप्रेशन की मरीज हो सबा। हम तो नॉर्मल बच्चों को भी एब्नॉर्मल बना देते हैं, मार पीट के उनको इस तरह करके मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने एक बुक पढ़ी है, उसमें लिखा था कि हम अपने बच्चों को 18 साल की उम्र तक ये कहते हैं कि तुम निकम्मे हो और 1 लाख दफा कहते हैं कम से कम, ज्यादा होगा तो 1 लाख दफा जिस बच्चे को ये कहा जाए कि तुम निकम्मे हो, तो वो बेचारा जब 18 साल के बाद कोई काम करने के लिए जाएगा तो ब्रेन उसको क्या मैसेज देता है कि तुम निकम्मे हो और तुम काम नहीं कर सकते। मेंटली रिटार्ड बच्चों के, स्पेशल बच्चों की जो बात हो रही है, मैं उसकी छोटी सी एक मिसाल आपको दे दूं। हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू आउटरीच प्रोग्राम करते हैं जिसमें ऐसे बच्चे के जो घर में ही होते हैं और उनको ला नहीं सकते स्पेशल बच्चों को, हम अपनी टीम भेजते हैं। अब उस आउटरीच प्रोग्राम के बारे में जब हमने देखा तो पता चला कि बहुत से बच्चों को घरों में जंजीरों से बांध के रखा हुआ है, आज भी लाहौर शहर के मज़ारों में भी जंजीरों के साथ में बांध के रखा हुआ है और एब्नॉर्मल बच्चे ज्यादा हैं मज़ारों की साइड, संदूकों में बंद करके रखा हुआ है और संदूकों में बंद करके रखा हुआ है, चारपाइयों से बांध करके रखा हुआ है और उनके अच्छा इवन जानवरों की तरह यहाँ तक कहा जाता है कि लोग उनसे दुआएं कराने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे उनसे, दुआएं करा रहे हैं उनसे। कोई इसमें पुरुमीद बात बताइए, दिल बैठ ही गया ये चीजें सुन के। कोई आपके जहन में ऐसा केस है जहां पर एक एबनॉर्मल बच्चे को माँ बाप ने इतराफ करके कि हाँ इसमें ये एबनॉर्मेलिटी, इसको ट्रीट करवाना चाहिए, लेके आए? हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे 3 हॉस्पिटल्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें 25,000 ऐसे पेशेंट्स हम रिहेबिलिटेट करके माशरे का फाल रुकन बना के माशरे में भेज चुके हैं और वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। बड़ी बात है, यहाँ तो ताली होनी चाहिए। और मैं हैरान कुन बात बताऊँ कि ये पूरी दुनिया में 330 फाउंटेन हाउस हैं, ऐसे मॉडल मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है वो कम्युनिटी बेस है, यानी कम्युनिटी की सपोर्ट से चलता है। यानी 15 करोड़ रुपए कम्युनिटी हमें देती है, ये पूरे पाकिस्तान नहीं देते हैं। हमारे पास एक केस स्टडी है, उसको देखिए और ये केस स्टडी आपको पूरी उम्मीद करेगी इंशाल्लाह कि हाँ इलाज हो सकता है, आप फिर से फाल हो सकते हैं। देखिए, पहली दफ़ा मैंने खौफ का मसला था, बोलने का था, नींद नहीं आती थी। मैं फर्स्ट टाइम इधर 2008 में आया था, तो 1.5 साल में रहा था, उसके बाद सही हो गया था। उसके बाद चंद माह घर रहा, तो उसके बाद फिर बीमार हो गया। तो अब मैं यानी कि अब काफ़ी अर्सा से यहाँ पे रह रहा हूँ ताकि मजबूरन, ताकि मैं बीमार ना हो जाऊँ। मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, 2 साल होने वाले हैं मुझे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का काम करते हुए। यही है कि नौकरी वगैरह करूँगा, शादी अगर होगी तो कर लूँगा। बाकी मैं ज़्यादातर यही देखा कि शिज़ोफ्रेनिया की सारी पेशेंट की शादी कमी होती है। अब देखिए कि ये साहब जो हैं ये काम कर रहे हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं, बाइज्जत तरीके से कमा रहे हैं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इमरान का शुक्रिया अदा करती हूँ, सबा का शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी ऑडियंस का, कि हम लोग ने सब ने इस आगाही में हिस्सा लिया। आपने भी डाला हिस्सा, आपने भी डाला, और उम्मीद यही है, इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि आगाही फैले, हम अपने आप को पहचानें और हम हेल्प सीख करें जब ज़रूरत हो। कोई प्यारे को ज़रूरत हो, हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, जिस तरह हम बुखार के लिए लेके जाते हैं।
थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।